फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेवन टेलर और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें आज हम एटॉमिक शॉर्ट्स के पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉपिक देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी है। प्लांक क्वांटम की थ्योरी दी गई। दूसरा जो होते हैं वो रेडियस होती है, यानी कि परमाणु के नाभिक से लेकर उसकी परिधक की दूरी क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। दूसरा एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से अपनी कक्षा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से अपनी कक्षा में घूमता है। चौथा पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या वेग क्या उतना होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। पांचवा पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो पहले बात करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी की। प्लांक क्वांटम थ्योरी ने बताया था कि लाइट जो होती है वो कैसी होती है, ड्यूअल नेचर की होती है। लाइट कौन से नेचर की होती है, ड्यूअल नेचर की होती है। और ड्यूअल नेचर कौन कौन से, एक तो वेव नेचर होता है, दूसरा होता है आपका पार्टिकल नेचर। वेव नेचर जो होता है वो जब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब खोज हुई थी तो उन्होंने देखा था कि जो लाइट होती है वो कौन सा नेचर शो करती है, वेव नेचर होती है। लेकिन जब प्लांक क्वांटम सिद्धांत में जब क्वांटा की खोज हुई थी तो उसने बताया था कि जो लाइट होती है वो कौन सा नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर। अब वैज्ञानिकों में इस बात की झड़प हो गई कि नहीं, लाइट तो पार्टिकल है, ये लाइट एक वेव है। तो सबसे पहले आते हैं डी ब्रोगली वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया था कि लाइट जो होती है वो दोनों नेचर शो करती है। कौन से वैज्ञानिक थे, डी ब्रोगली वैज्ञानिक ने यहाँ दर्शाया था कि लाइट कौन से नेचर को शो करती है, ड्यूअल नेचर को शो करती है। वो पार्टिकल भी है और वो कण भी है। लाइट ना तो पार्टिकल है और ना ही कण है, वहाँ ऊर्जा का एक रूप है जो कभी कभी पार्टिकल की तरह नेचर शो करता है और दूसरा वेव की तरह नेचर शो करता है। ठीक है, और इनकी जो वैज्ञानिक थे ई बराबर एच न्यू, जो एच न्यू के रूप में दी गई थी, और इसको लिख सकते हैं एच सी बटा लेमडा। एच जो होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, सी जो होता है प्रकाश का वेग होता है, और लेमडा तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल होता है वेव नेचर का वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, इसमें आते हैं। दूसरा होता है इंटरफेरेंस आते हैं, और तीसरा आता है हमारे पास स्पेक्ट्रम आते हैं। चौथा जो पार्टिकल नेचर शो करता है उसमें आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और तीसरा आता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास त्रिज्या। तो परमाणु के नाभिक से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, एक होती है। और कैसे दर्शाई जाती है कि हाइड्रोजन एटम को लिखने का सूत्र ये होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि पहले ऑर्बिट में आता है और इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है। उसी तरह बात करते हैं रेडियस ऑफ हीलियम की। तो हीलियम के जो n बराबर 2 है, यानी कि आप यहाँ पर समझिए कि एक परमाणु है और यहाँ पर इसका नाभिक है। ठीक है, इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी जो ये पहली कक्षा होती है, इसके बाद कितनी कक्षा होती है, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये किस सीक्वेंस में भरे जाते हैं, 2 8 8 18 18 32, जो कि मेंडल द्वारा दिया गया था। अब इसमें n बराबर होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कि हीलियम भी नंबर किस में होता है, पहले ऑर्बिट में आता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 जो दी गई ये परमाणु भार है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कार्बन में बात करते हैं। तो कार्बन में देते हैं 6C12 के रूप में इसे दर्शाते हैं। यहाँ पर ये नंबर ऑफ n बराबर 2, यानी कि ये सेकंड ऑर्बिट में आता है, क्योंकि पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में 8 आते हैं, 3 4 5 6, तो छठा यहाँ पर आ गया। तो ये दूसरा ऑर्बिट में आता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन ऑर्बिट कौन सा है, दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, अब रेडियस को दर्शाने का एक सूत्र होता है Rn बराबर लिख के रेडियस के लिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड। एन यहाँ पर क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, और जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आप 0.6 भी इसकी वैल्यू रखोगे तो भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऊर्जा जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कितनी होती है। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि और जो टोटल एनर्जी होती है इसका जो सूत्र होता है, आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है इसमें। ठीक है, टोटल एनर्जी बराबर होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। जेड क्या होता है, यहाँ पर होता है परमाणु क्रमांक, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिट में है। ठीक है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम में ये होता है। दूसरा होता है 1312 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, ये किलो जूल प्रति मोल में होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वेग पर। इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होता है, तो घूमते हुए कक्षों में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसे ही वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको सिर्फ फॉर्मूला आपको रीड करना है।
v बराबर होता है माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁶ z इंटू n सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। z यहाँ पर क्या होता है, z यहाँ पर होता है परमाणु क्रमांक, और n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो किस नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। दूसरा ये जो होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि सतह का फिनोमेना होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की उपस्थिति में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाते हैं। एक निश्चित तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की उपस्थिति में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक थ्योरम दी गई है, यहाँ पर दी गई है HBI बराबर होता है W प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये प्रकाश का वेग होता है, यानी कि ये जैसे ये हमारे सतह पर धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तो जो प्रकाश का वेग दिया गया है। दूसरा W जो होता है वो कार्यफलन होता है, और प्लस ये के जो दिया गया है वो होता है काइनेटिकल एनर्जी। HBI जो होता है प्रारंभिक प्रकाश होता है। दूसरा जो होता है W को हम HV0, यानी कि ये क्या होता है, एक तरंगदैर्घ्य होता है, निश्चित तरंगदैर्घ्य, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, V0 को हम लिखते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। अब V0 जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, यानी कि इससे या तो बराबर होने चाहिए, इससे अधिक ही होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है धातु की सतह से। ठीक है, वह आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति की वस्तु से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, उसे कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कंसेप्ट हैं, 3 कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना है। यदि प्रकाश का वेग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, बट उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि वो इलेक्ट्रॉन निकला तो सही, बाकी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर प्रकाश का वेग ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, 2 मिनट के लिए मैं पिकअप कर रहा हूँ। अगर प्रकाश का वेग ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो फिर इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा भाई, लेकिन उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी जो प्लस में होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ दूर तक चले जाएगा। दूसरा होता है कि यदि प्रकाश जो है वो धातु की सतह पर पड़ा है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा है तभी निकलेगा, या बराबर होगा तो तभी निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं इसका पार्ट